हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करते हैं अब प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की, कि डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन किस तरह किया जाता है। सो देयर आर ए नंबर ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग डाई हाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स एंड मेटल हाइड्राइड्स। मेटल और मेटल डाईहाइड्राइड से, मेटल हाइड्राइड से हम डाई हाइड्रोजन को कई तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, कि लैब के अंदर डाई हाइड्रोजन को किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला, जो जिंक होती है हमारी, ग्रेनुलेटेड जिंक होता है, उसकी रिएक्शन अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दें तो हमें Zn+2 और वहां पर डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? देखो क्या बोला मैंने, मान लीजिए कोई भी ये जिंक मेटल है, उसकी रिएक्शन में H+ के साथ कराने जा रहा हूं। किसके साथ? 2H+ के साथ कराने जा रहा हूं। अब H+ क्या है यहाँ पर? H+ एक तरीके से मान लीजिए एसिड है। अगर मैं यहाँ पर HCl पूरा भी ले सकता था और हम केवल H+ ले रहे हैं, वो भी एक ही बात होती है। बात क्लियर है? तो Zn की रिएक्शन जब मैं 2H+ के साथ करा रहा हूं तो एक मुझे मिल रहा है Zn+2 और एक मुझे मिल गया है क्या, मुझे H2 का मॉलिक्यूल मिल गया है। दैट मींस क्या हुआ है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन उन दोनों एक एक H+ को दे दिए हैं और उन दोनों H+ ने क्या कर लिया है, आपस में बॉन्ड बना लिया है। बात क्लियर है? और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जिंक की रिएक्शन हमने किसी एसिड के साथ कराई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, तो वहां पर हमें डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख गया है। बात क्लियर है? पहला प्रिपरेशन समझ में आया। इसी तरह अगर मैं सेकंड बात करूं, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली। अगर जिंक की रिएक्शन आप एक्वस एल्कली के साथ करा देते हो, एक्वस एल्कली क्या होता है, बेस, किसी बेस के साथ करा देते हो, एक्वस बेस के साथ करा देते हो, तो वहां पर भी डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन होता हुआ दिख जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं जिंक की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल NaOH के साथ कराता हूं तो मुझे Na2ZnO2 और एक डाई हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। दैट मींस यहां भी हमें डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर लिया है। बात क्लियर है? ये 2 मेथड हमने पढ़े, लेबोरेटरी मेथड किसके, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन के। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। कमर्शियली हम डाई हाइड्रोजन को किस तरह फॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें भी कई तरीके होंगे, जिसमें सबसे पहला हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। क्या बोला मैंने, अगर मैं, क्या बोला मैंने, अगर मैं एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करा देता हूं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से, तो वहां से भी हमें डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। कैसे? देखिए, मैं बात करता हूं, ये लिया मैंने 2 मोल वाटर के ले लिए, 2H2O ले लिया। बात क्लियर है? ये लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर उसका मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं तो मुझे 2H2+O2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2H2+O2 मिल जाएगा। दैट मींस आपने क्या देखा, 2 मोल यहां पर डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो चुका है और ऑक्सीजन गैस वहां से 1 मोल ऑक्सीजन का रिमूव हो गया है। बात क्लियर है? समझ में है किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं? पहला हो गया एसिडिफाइड वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करा दे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो वहां पर हमें डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मिल जाएगा। सेकंड में बात करता हूं, अगर हमें हाई प्योरिटी डाई हाइड्रोजन ऑब्टेन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? हाई प्योरिटी डाई हाइड्रोजन इज obtained by electrolyzing warm aqueous barium hydroxide solution between nickel electrodes। क्या बोला है मैंने ये बोला है, अगर आपको हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन करनी है तो वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा उसको निकल इलेक्ट्रोड के साथ क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइज कराना पड़ेगा, जब जाके हमें प्योर फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा। बात क्लियर है? अगर मैं थर्ड प्रिपरेशन की बात करता हूं तो इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का प्रिपरेशन करेंगे बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, तो हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में डाई हाइड्रोजन भी फॉर्म होते हुए दिखेगी। क्या मिलेगी? डाई हाइड्रोजन भी फॉर्म होते हुए दिखेगी। कैसे? देखते हैं, आइए। मान लीजिए मेरे पास कोई NaCl है, एक ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl का, उसको अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो मेरे को एक Na+ मिल जाएगा और एक Cl- मिल जाएगा। और वहां पर क्या होगा, अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है तो वहां पर H+ भी प्रेजेंट होंगे और OH- भी प्रेजेंट होगा। बात क्लियर है यहां तक? समझ में आया? अब मैं बात करता हूं, ये अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी बताइए? जो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर 2 Cl- आयन होंगे वो क्या करेंगे,
वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? एक Cl2 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? 2 Cl- आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। बात क्लियर है? ये रिएक्शन होगी हमारी एनोड के ऊपर। और अगर मैं बात करता हूं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारे जो सॉल्यूशन के अंदर, वहां से क्या होंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या होगा? एक डाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और 2 OH माइनस एक्वस मीडियम में रह जाएंगे। दैट मींस 2 OH माइनस उसी सॉल्यूशन में रह जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल रिएक्शन की, तो वो क्या होगी? वहां पे क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल Na+ के एक्वस मीडियम में, उसकी रिएक्शन हमने कराई 2 ही मॉलिक्यूल Cl- एक्वस मीडियम में, और वहां पर वाटर प्रेजेंट था तो हमने 2 ही मॉलिक्यूल वाटर के ले लिए हैं। बात क्लियर है? तो हमें क्या क्या फॉर्म होता हुआ दिखा? एक हमें Cl2 गैस मिली, एक हमें H2 गैस मिली, और वहां से हमें 2 मॉलिक्यूल NaOH के भी फॉर्म होते हुए दिख गए। किसके? 2 मॉलिक्यूल NaOH के भी फॉर्म होते हुए दिख गए। बात क्लियर है? इस तरह भी हमने एक डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर लिया है। बात क्लियर है? फोर्थ में बात करता हूं रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अगर मैं हाइड्रोकार्बन या फिर मैं कह दूं कोक, इसकी रिएक्शन अगर मैं स्टीम के साथ करा देता हूं हाई टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो भी मुझे डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। कैसे? देखिए, इसको बताने के लिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बताता हूं, एक जनरल रिएक्शन बताता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2, तो बताइए CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब वहां आपको पता लग जाएगा कि CnH2n+2 एल्केन्स का फॉर्मूला होता है, या फिर मैं कह दूं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हीं के अंदर आते हैं एल्केन्स, उनका जनरल फॉर्मूला होता है। बात क्लियर है? और अगर उसकी रिएक्शन में n मॉलिक्यूल H2O के साथ कराऊंगा, कितने टेम्परेचर पर? 1270 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अगर 1270 केल्विन टेम्परेचर पर और निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं तो n मॉलिक्यूल तो CO मिलते हैं और 3n+1 मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म होते हुए दिखते हैं। दैट मींस एक डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी यहां से बनता हुआ दिखेगा हमें। बात क्लियर है? तो आइए इसके अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने हाइड्रोकार्बन ले लिया, CH4 ले लिया है मैंने। बात क्लियर है? क्या लिया? CH4 ले लिया गैसियस मीडियम के अंदर, और उसको हमने स्टीम के साथ रिएक्शन कराई, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराई, मतलब वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कराई। तो H2O गैसियस मीडियम में ले लिया मैंने। इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे हम 1270 केल्विन टेम्परेचर पर निकल की प्रेजेंस में, तो एक मॉलिक्यूल मुझे CO का फॉर्म होता हुआ दिखेगा और 3 मोल मुझे H2 के फॉर्म होते हुए दिखेंगे। अब मुझे कैसे पता लगा यहां पर 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने बनेंगे? ये मैंने उस जनरल रिएक्शन से निकाल लिया है, जनरल इक्वेशन से निकाल लिया है। बात क्लियर है? दैट मींस क्या क्या फॉर्म हुआ? एक हमारे पास CO गैस फॉर्म हुआ है और 3 मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म होते हुए दिखे हैं। Now the mixture of CO and H2 is called water gas। अब जो ये CO और H2 का फॉर्म हुआ है, मिक्सचर फॉर्म हुआ है, इसको कहा जाता है वाटर गैस। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CO और H2 का जो मॉलिक्यूल मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं वाटर गैस कहते हैं। बात क्लियर है? This mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbon, so it is also called as सिंथेसिस गैस और सिन गैस। और ये जो हमारे पास मिक्सचर फॉर्म हुआ है इसको मिथेनॉल और नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसी मिक्सचर को सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी कहा जाता है। बात क्लियर है? दैट मींस वाटर गैस कह लो या सिंथेसिस गैस कह लो या सिन गैस कह लो, एक ही बात है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखिए, the process of producing syngas from coal is called coal gasification। तो दैट मींस क्या हुआ? दैट मींस कोल से अगर आप सिनगैस का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उस रिएक्शन को कहा जाता है कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। अब वो रिएक्शन क्या होती होगी? देखिए, अगर कार्बन सॉलिड की रिएक्शन, दैट मींस कोल की रिएक्शन अब वाटर के साथ कराते हो, स्टीम के साथ कराते हो, स्टीम मतलब वाटर के अगर ब्रैकेट में गैस मीडियम लिखा हुआ है दैट मींस वो एक स्टीम है, स्टीम के साथ कराते हो कितने टेम्परेचर पर? उसको अगर आप वही 1270 केल्विन टेम्परेचर पे कराते हो तो एक आपको CO फॉर्म होता हुआ दिखेगा और वहां से H2 निकल जाएगी। इस रिएक्शन को हम बोल देंगे कोल गैसिफिकेशन। दैट मींस कोल से हमने क्या बना लिया है? सिनगैस का फॉर्मेशन कर लिया है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखिए,
द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट। क्या बोला मैंने? देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारा CO और H2 बना था, वाटर गैस बनी थी, उसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड होती है हमारी सिनगैस की, उसकी रिएक्शन फर्दर स्टीम के साथ करा दोगे तो क्या फॉर्म होगा? वहां से भी हमें डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि जो सिनगैस के अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ था, उसकी रिएक्शन अगर फर्दर स्टीम के साथ करा दोगे तो हमें फिर एक डाइहाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहा हूं तो मुझे एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिख रहा है और एक डाइहाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसी रिएक्शन को कहा जाता है। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटली अप्रोक्सीमेट 77% ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोला? अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन की तो 77% डाइहाइड्रोजन हमारी पेट्रोकेमिकल से फॉर्म होती है। कहां से? पेट्रोकेमिकल से फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूं कोल से तो कोल से हमारी इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन 18% फॉर्म होती है। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन से तो वहां से हमारी कितनी परसेंट? 4% इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन से फॉर्म होती है। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं अदर सोर्सेज से तो वहां से भी हमारे को 1% इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। बात क्लियर है? तो ये सारी बात थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन की, किस तरह हम डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन की, कि डाइहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो डाइहाइड्रोजन इज ए कलरलेस, ऑडियोलेस और टेस्टलेस कंबस्टिबल गैस होती है। क्या बोला है मैंने? डाइहाइड्रोजन एक कलरलेस गैस होती है। पहली बात देखिए, क्या होती है? कलरलेस गैस होती है। दूसरी, ऑडियोलेस होती है, उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती है। थर्ड, टेस्टलेस होती है, कोई भी टेस्ट नहीं होता है उसके अंदर। बात क्लियर है? और फोर्थ मैंने बोला कंबस्टिबल गैस होती है, दैट मींस उसे बर्न किया जा सकता है। बात क्लियर है? समझ में आई यहां तक? ये हुई इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इट इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वो एयर से क्या होती है? एयर से भी लाइटर नेचर की होती है, इसलिए वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है। बात क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई ये दोनों? तो ये बात थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।